नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और जैसा आप जानते हैं लाइव शो में हम एक खास मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे वो मुद्दा हो चाहे वो व्यक्ति हो। आज मुद्दा भी है और व्यक्ति भी है, और वो व्यक्ति इतना फेमस है जिसे आप आराम से जानते ही हैं, सारे लोग जानते हैं, उनके बारे में कोई अलग से परिचय देने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं कहूं कि राजनीति को खेल होता, बहुत सारे लोग राजनीति को खेल ही मानते हैं, और मेरा ये कहना है कि अगर राजनीति कोई खेल होता और उसकी अगर आप कोई टीम बनाते तो सबसे बड़े खिलाड़ी, यानी अगर 11 की टीम आप चुनते तो उनका नाम जरूर होता, और शायद उन्हें आप पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर ही चुन लेते। नाम है उनका अरविंद केजरीवाल। अब राजनीति में उन्हें आए हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, उनकी पार्टी जो है कुल जमा 1 दशक पुरानी है। 10-11 साल आम आदमी पार्टी को बने हुए हुए हैं। दिल्ली पर उस पार्टी का दबदबा है, पंजाब में भी उसका असर है, हरियाणा और बाकी राज्यों में जैसे गोवा जैसे राज्यों में भी वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को खुद को दिल्ली में मिली है। दिल्ली के वोटर्स से उन्हें बड़ी मोहब्बत मिली है, कम से कम विधानसभा चुनाव में या एमसीडी चुनाव में। लोकसभा चुनाव में उनके हिस्से दिल्ली में उतनी कामयाबी नहीं आई है जितनी पंजाब में आई है, लेकिन उनका असर पूरे देश में है। देश भर के लोग उन्हें पहचानते हैं और इसकी वजह है अन्ना का आंदोलन। अन्ना हजारे, आपको याद होगा, दिल्ली में ही रामलीला मैदान में 2011-12 का वो दौर था जब वो बैठे थे अनशन पर करप्शन के खिलाफ। तब तक इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता थे अरविंद केजरीवाल। वो अपना एक संगठन चलाते थे, देश भर के लोगों को उन्होंने जोड़ा था। और यूपीए 2 सरकार के खिलाफ जब कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुआ था, 2G का मामला चल रहा था, हर दिन घोटालों की खबर आती थी, तो उस समय जो एक माहौल बना हुआ था अखबारों के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए, मीडिया के जरिए, अदालतों से जो बातें बाहर आती थी उनके जरिए एक माहौल जो बना हुआ था, उस माहौल को बखूबी भुनाया अरविंद केजरीवाल ने। अन्ना हजारे उनके लीडर थे और यहां अनशन हुआ, पूरे देश में उसका एक असर हुआ। तमाम लोग मानते हैं कि जो राजनीति बदली 2014 में, जो देशव्यापी बदलाव देखा गया, उससे पहले 2013 में दिल्ली के लोगों ने बदलाव देखा। शीला दीक्षित की सरकार की विदाई हुई और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसकी विदाई हुई। उसमें उस आंदोलन का बड़ा रोल माना जाता है। अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से वो आरोपों के भंवर में घिरे हुए हैं, जाल में घिरे हुए हैं। उसकी वजह है एक जो लिकर पॉलिसी, शराब नीति बनाई थी दिल्ली सरकार ने, उसको लेकर तमाम उनकी सरकार पर आरोप लगे। बाद में वो सरकार ने नीति वापस ले ली, लेकिन जांच बंद नहीं हुई। बताया जाता है कि कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत की थी, बाद में एलजी ने जब इसकी सिफारिश की तो इस पर जांच शुरू हुई, ईडी का शिकंजा कसा, फिर सीबीआई भी इस मामले की जांच करने लगी। और अरविंद केजरीवाल, पहले उनके दूसरे नेता जेल गए, बाद में अरविंद केजरीवाल का नंबर आया और 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई। बीच में उनको 21 दिन की जमानत मिली थी अप्रैल के महीने में, जब वो बाहर आए थे अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान। बाद में 12 जुलाई को उनको जमानत मिली। ईडी वाला जो केस था, लेकिन उसके पहले सीबीआई उनके खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी थी, तो सीबीआई वाले मामले में वो लगातार जेल में बने रहे। और 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, लेकिन ये जमानत सशर्त है। उनके ऊपर कुछ शर्तें ये लगाई गई कि वो सचिवालय नहीं जा पाएंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा पाएंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। और जब से ये मामला शुरू हुआ तब से ही तमाम लोग उनसे इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि ऐसा कभी कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति, कोई नेता मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना था वो निर्दोष हैं, कट्टर ईमानदार हैं, राजनीति से प्रेरित उन पर जितने भी आरोप हैं वो लगाए गए हैं, इसलिए वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। और उन्होंने सरकार उसी तरीके से चलाई। तो जैसा मैंने कहा कि राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, पारंगत खिलाड़ी हैं। अगर आप कोई टीम बनाए तो अरविंद केजरीवाल का नाम, कम से कम मेरी अगर कोई ऐसी टीम अगर मैं बनाता हूं तो टॉप 3 नेताओं में होगी। और नेताओं की खूबी क्या होती है, जो बताया भी जाता है, साम दाम दंड भेद, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में नेता आजमाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल भी
उसके महारथी हैं। और आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने लोगों को एक बार फिर सरप्राइज किया। जब इस्तीफा मांगा जा रहा था तब इस्तीफा नहीं दिया, और आज अचानक उन्होंने ऐलान किया अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने और बताया कि 2 दिन बाद यानी मंगलवार को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और उन्होंने ये कहा कि नया नेता चुनाव के समय तक, यानी दिल्ली में जब अगली बार चुनाव होंगे तब तक के लिए एक नया नेता उनकी पार्टी चुनेगी जो मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि महाराष्ट्र और जो अगले चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली के चुनाव भी कराए जाएं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि दिल्ली में नवंबर में चुनाव करा पाना संभव नहीं है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र पांडे जी हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस के नेता प्रमोद त्यागी जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। और साथ में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हैं, जिन्हें आप पहचानते ही हैं, हमारे नियमित गेस्ट हैं, लगातार चर्चाओं में कैपिटल हेडलाइंस हिस्सा लेते हैं। तो आज हमारा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा दांव है, आज उन्होंने बहुत से लोगों को सरप्राइज किया, बहुत से लोग जो उनसे डिमांड कर रहे थे उनकी मांग को पूरा किया। तो ये उनका जो फैसला है, ये कितनी उनकी मजबूरी है और कितनी ये राजनीतिक तिकड़म है, इसके बारे में हम अपने तमाम गेस्ट से बात करेंगे। लेकिन बात की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवा देते हैं केजरीवाल साहब ने आज दरअसल कहा क्या। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। यही स्टाइल है, यही अंदाज है जिसके लिए केजरीवाल मशहूर है। इसी तरीके से वो अपने लोगों से बात करते हैं, इसी तरीके से वो मैसेजिंग करते हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। लोगों का कहना है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो वो आरोप से बरी आप अदालत में हो सकते हैं, लेकिन ये जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव जीते हैं जिन पर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। खास तौर पर बिहार के लालू प्रसाद यादव का लोग बार बार जिक्र करते हैं। आरोप लगने के बाद वो कई बार चुनाव जीते, उनकी पार्टी चुनाव जीती, लेकिन क्या वो उन आरोपों से बरी हो गए? कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खास तौर पर सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बात मैं आपको सुना देता हूं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भाषण देने के प्रवीण है, उसी तरह वो नेता भी प्रवीण है। पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर हम अपने तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे। तो सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो,
उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते? तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते। दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने बताया कि 48 घंटे की मोहलत क्यों ली। उन्होंने बताया कि आज संडे है और कल ईद की छुट्टी है, इसलिए नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो मंगलवार है और मंगलवार को जाकर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। शैलेंद्र पांडे जी, सबसे पहले मैं आपको चर्चा में शामिल करते हुए आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपकी डिमांड तो वो पूरी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही थी, फिर अब दिक्कत क्या है? और जांच तो चली रही है, न्यायालय को फैसला करना है। आप लोग क्योंकि विधानसभा चुनाव में हरा नहीं पाते हैं अरविंद केजरीवाल को, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है, इसलिए उनके खिलाफ लगातार तिकड़म में रहते हैं। पांडे जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि अरविंद जी को अगर इस्तीफा देना ही था तो जब पार्टी मांग रही थी इस्तीफा उस समय तो आप कहते थे कि मैं जेल से सरकार को चलाऊंगा। और जो अभी कुछ दिन पहले मई में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो इनका एक नारा था, एक स्लोगन था, जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल बंद है, उनका फोटो तस्वीर लगाकर, और लिखा था कि जेल का जवाब वोट से, यानी जनता जेल का जवाब देगी। और उनको विश्वास था कि दिल्ली की जनता जो जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बंद कराया सीबीआई को कहकर, ईडी को कहकर, तो इसको तो प्रमाण सामने मिल चुका 2 मई के चुनाव में ही कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता ने न्याय किया और सातों को सातों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला। इससे स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ में जनता नहीं है। जनता का फैसला तो मई में ही आ चुका, जो चुनाव हुआ था लोकसभा का। अब ये एक तरह का राजनीतिक ड्रामा है। और जिस प्रकार से सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा, माननीय हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा, बिल्कुल सच कहा इस बात का कि अगर आपके पास कुछ पावर ही नहीं है, ना आप सीएम ऑफिस जा सकते हो, ना किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हो, तो ये हताश निराश होकर इनके पास विकल्प क्या बचा कि अगर हम सीएम रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने ये एक तरह से ड्रामा किया और इस ड्रामा को दिल्ली की जनता अच्छी प्रकार जानती है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यहाँ की जनता बेकाब है, बिल्कुल चाहती है कि चुनाव हो और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के भ्रष्ट मंत्रियों में से, मुख्यमंत्रियों में से एक है पूरे देश का, जिन पर इतना बड़ा शराब घोटाला का आरोप लगा और जेल में बंद रहे। तो मैं यही कहूंगा कि दिल्ली की जनता जवाब दे चुकी है लोकसभा के चुनाव में, अब विधानसभा की तैयारी है, विधानसभा की बारी है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। जी पांडे जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली की जनता कभी इनको जीत नहीं दिलाती रही, लेकिन 15 का चुनाव हो या 20 का चुनाव हो, विधानसभा का या एमसीडी का चुनाव हो, या तो अरविंद केजरीवाल के सामने आपकी पार्टी कहीं टिकी नहीं पाती है। वो उस चुनाव की बात कर रहे हैं। इस्तीफा देने के समय उन्होंने जिस चुनाव की बात की है वो चुनाव है, क्योंकि जब आपके आगे मोदी जी का चेहरा होता है तो केजरीवाल खुद भी कह चुके हैं और कई चुनाव में इनकी पार्टी भी इस तरह से कह चुकी है कि भले ही आप बीजेपी को दे दें लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए ऐसा है, आकलन तो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस बार का चुनाव देश का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें 2 ही केंद्र था, एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए। यानी दिल्ली में केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये कांग्रेस के नेता, मतलब गठजोड़ ऐसा करके कि जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिस कांग्रेस को शीला दीक्षित को जेल में भेजने की तैयारी करते भ्रष्टाचार के आरोप में, और इनकी नई पार्टी दिल्ली में उभरी, क्या देखने को मिला? क्या ये इस प्रकार के मौका परस्त लोग जो किसी भी एन के प्रकार ने उन्हें समझौता कर कांग्रेस के साथ में इन्होंने क्या किया था कि एक अपना इन्होंने गठबंधन किया और इसके बाद दिल्ली की जनता को ये चाहा कि किसी भी तरीका से गठबंधन करके हम अपने फेवर में ले लें। और ये तो दावा कर रहे थे कि मैं 7 सीट जीत रहा हूं, 4-3 का खेल खेल रहे थे दिल्ली में।
तो इस तरह का खेल से जनता जान चुकी है कि हमें क्या करना है। और जहां तक एमसीडी और दिल्ली सरकार का जो विषय है, एमसीडी दिल्ली सरकार का विषय, एमसीडी में हमारी पार्टी ने बहुत साल राज किया। चुनाव में तो जनता का जो जनादेश होता है उसे स्वीकार करना होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है, जो फरवरी में होने की संभावना है, ये भी कहते हैं कि जल्दी हो जाए, तो इनको तो कुर्सी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लंबा समय तक इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट का फैसला बड़ा आएगा, 10 साल में आएगा कि 5 साल में ये इनको छुटकारा मिलेगा, बरी होंगे कि नहीं होंगे, ये तो बात का विषय। इनको तुरंत चाहिए, सत्ता तुरंत चाहिए, इसलिए इन्होंने कुर्सी का त्याग कर दिया, केवल सत्ता के लालच में कि हम जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी पुरुष हूं कि मैंने कुर्सी का, सीएम का कुर्सी तक छोड़ दिया। तो ये सब एक राजनीतिक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बढ़िया, पांडे जी को लग रहा है कि मजबूरी है, तिकड़म भी है, ये दोनों का घालमेल समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला किया है उसमें कुछ उनकी मजबूरी है, क्योंकि काम नहीं कर सकते थे, कुछ तिकड़म है, ऐसा पांडे जी को लग रहा है। त्यागी जी, अब आपको आमंत्रित करना चाहूंगा मैं, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते तो अजीब ही हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा है, कभी दोस्ती है कभी दुश्मनी है, किस तरफ खड़े हैं आप लोग और क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उधर कुआ उधर खाई। तो केजरीवाल जी हैं, इनको जो भी सपोर्ट किया पूरे देश जानता है। जब 2012-13 में अन्ना हजारे जी को लाए तो इनको कितने सपोर्ट किया? इनको पूरा सपोर्ट किया था बीजेपी ने। इन्होंने नारे लगाए थे शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट में कि मेरे पास ने प्रूफ है, बैग उठा के घूमते थे। क्या वो 11 साल में कोई प्रूफ निकाल पाए? दूसरी बात, उन्हें छोड़िए आप ये बताइए कि दिल्ली 11 साल पहले 2013 तक कैसी थी, जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली दुनिया के जो करीब 200 अच्छे शहर थे, उनमें से दिल्ली का नंबर तीसरा चौथा आता था। और उससे पहले जब शीला दीक्षित आई तो दिल्ली काफी पिछड़ी हुई थी, देश की राजधानी। तो अभी दिल्ली क्या है कि मेरे ख्याल से जितने भी दुनिया के अच्छे शहर हैं उसमें से आखिरी नंबर दिल्ली का आता है। दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया गया, दिल्ली जैम पैक्ड है, दिल्ली में जा नहीं सकते, 3-3 किलोमीटर में 1-1 घंटा लग जाता है जाने में। तो इन सब का क्या है, इतना बुरा हाल कर दिया है केजरीवाल जी ने दिल्ली का। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मोदी जी ने, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो मोदी जी एक्चुअली में नेता नहीं है। अब से पहले, मोदी जी से पहले जितने भी नेता आए वो क्या करते थे, ठीक है, मुद्दों पे राजनीति करते थे, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं करते थे कोई भी नेता, किसी भी पार्टी के हो। मोदी जी ने व्यक्तिगत दुश्मनी करी, सबको जेल भेजने करा, या तो बीजेपी में आ जाओ नहीं तो जेल जाओगे। उसी क्रम में मजबूरी में इंडिया गठबंधन में, देखिए गठबंधन में कुछ मजबूरियां होती हैं, उन्होंने इनसे समझौता करना पड़ा। इसके बावजूद कांग्रेस ने इनसे पंजाब में समझौता नहीं करा, दिल्ली में भी नहीं करना चाहते थे, लास्ट मोमेंट तक। पिछली बार चुनाव में भी 2019 में तड़पड़ाते रहे कांग्रेस से समझौता करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। उसमें भी आपने देखा कि 5 सीट में कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी 2019 में। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। जो इन्होंने शराब घोटाले में, जिसका मुद्दा है मेन, ये जेल गए, उस शराब घोटाले में का मैसेज क्या है कि आप दुनिया को शराब पिलाएंगे? आपने एक ईमानदार, एक अच्छी, एक नैतिक सरकार की करिए, दुनिया सभी पार्टियों से अलग सरकार, सभी सरकारों से अलग सरकार, उसके बावजूद आपने शराब नीति लाए, आपने कुछ किया नहीं किया। लेकिन जनता सब समझ जाती है कि कोर्ट क्या कहेगी, लेकिन जनता में एक परसेप्शन बन जाता है, जनता में एक मैसेज बन जाता है, संदेश पहुंच जाता है कि क्या है। केजरीवाल जी को इस्तीफा देना था, तो इन्होंने जब इन पे आरोप लगा तो इन्होंने उस दिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया? केजरीवाल जी ने कहा था कि इस्तीफा किसी पे आरोप लगते के साथ ही हम जो है इस्तीफा दिलाएंगे, खुद क्यों नहीं दिया? वो जैन साहब जो है स्वास्थ्य मंत्री, वो चले गए जेल, इनके एमएलए जेल चले गए और मुख्यमंत्री जेल चले गए, ये क्यों नहीं गए? उप मुख्यमंत्री ने भी जाके जेल से इस्तीफा दिया, इन्होंने अब तक जेल से इस्तीफा नहीं दिया, क्यों? मुख्यमंत्री एक सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है किसी भी राज्य के लिए। मुख्यमंत्री जब जेल में है तो कैसे काम चलेगा? तो इसमें मैं भाजपा की मिलीभगत मानता हूं।
इनका ये है कि ये दोनों खेल खेलते रहेंगे, दोनों की सरकार चल रही है। भाजपा अपनी सरकार एलजी साहब के माध्यम से चला रही है और यहाँ ये मुख्यमंत्री के यहाँ से माध्यम से चला रहे हैं। दोनों की ही परिस्थिति ये है कि दिल्ली को उन्होंने नरक बना दिया है। आज दिल्ली की जनता कांग्रेस के बारे में सोच रही है, वो ये सोच रही है कि इतनी बड़ी गलती हमने कैसे करी, कि हमने किनको लाके बैठा दिया, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो। वो भाजपा के 7 एमपीओ ने कोई काम नहीं करा, इससे पिछले चुनाव में ना उससे पिछले में, लेकिन फिर भी देश के नाते मान लीजिए, कुछ वो मान लीजिए, उन्होंने उनको वोट दिया, जिता दिया। जनता को नमस्कार है। आज की तारीख में आप पूरी दिल्ली में कहीं भी केजरीवाल के बारे में बात करेंगे, आम आदमी पार्टी के बारे में बात करेंगे, तो इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने का 60% वोट बैंक इनका खत्म हो चुका है और 80% इनके जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है। उनसे नफरत कर रहे हैं लोग, उनको जूतों मारने के तैयार हैं। और आप देखेंगे इसको, आपने ये बात जो आप बता रहे हैं, क्या आपके पार्टी के बड़े नेता इन बातों को नहीं जानते हैं? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, तो नरेंद्र मोदी साहब ने तो अभी राज्यसभा में कहा है, कुछ दिन पहले, जिस समय आपकी और आम आदमी पार्टी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा, उसके कुछ एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि शिकायत की कांग्रेस ने, जांच की एजेंसी ने, जेल गए केजरीवाल, आप हमारे ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं? दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से नर्क बना दिया दिल्ली को, इसके बाद तो आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने तो बड़ा गुनाह किया, जो इनके साथ आप मिलकर, अगर आपकी बात सच है तो फिर आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा में भी ये बात थी कि राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो, वो तो दोनों पार्टियां अड़ गई। आपके हरियाणा के नेता अड़ गए, इधर केजरीवाल साहब की पार्टी अड़ गई, तो समझौता नहीं हुआ। फिर क्यों? ऐसा आपको क्या नजर आता है उनके अंदर जो आप समझौते के लिए बार बार लालायित दिखते हैं? देखिए, मैंने अभी पहले ही जैसे कहा है कि कई बार क्या होता है कि बड़े राक्षस को मारने के लिए कई बार छोटे राक्षस को मजबूरी में साथ लेना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। दूसरी बात, एक गठबंधन धर्म होता है। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाया। आपने देखा होगा यूपीए 2 में कांग्रेस के किसी नेता पे कोई आरोप नहीं लगा था, सिर्फ जो गठबंधन के नेता थे उन पे आरोप लगा था। उसकी वजह से यूपीए 2 की भी बदनामी हुई थी। कलमाड़ी साहब किस पार्टी के नेता थे सर? कलमाड़ी साहब कांग्रेस के नेता थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चलो, नहीं, उनके ऊपर भी आरोप लगा था, उनके ऊपर भी जो भी है छोटे मोटे आरोप लगे थे। लेकिन ये जो इन पे केजरीवाल साहब पे आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है शराब का, कि दिल्ली को क्या शराबी बनाएंगे? दिल्ली को क्या शराबी बनाएंगे? रही मोदी जी की बात। और इस बीच में पांडे जी शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। पांडे जी, हाँ बताइए। मैं जवाब में ये पूछना चाहता हूं कि जब इतना आपको पता है कि बीजेपी ने ही इनको खड़ा किया, स्टैंड किया, इनको सपोर्ट किया, तो सब कुछ जानते हुए भी जान का आप लोग जहर क्यों पी रहे हैं? अभी 4-5 महीने पहले आपने दिल्ली में समझौता कर लिया, तो क्या आपका कोई स्टैंड है, कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा तो होना चाहिए ना। आप लोकसभा में आप हीरो बनाते हैं, बड़े सभा करते हैं नेतृत्व में, लाल किला के उसमें क्या नाम है, रामलीला मैदान में, और आप कहते हैं कि हम समर्थन में आए हुए हैं, कि जो जेल गए हैं केजरीवाल जिनके समर्थन में बड़ी रैली हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं आदरणीय से कि आज 4-5 महीने पहले आपके नेता तो गलबैया करते घूम रहे थे, 4-3 का खेल खेल रहे थे, और वही दूसरे राज्य में, पंजाब में, एक दूसरे की मां बहन कर रहे थे, गालियां बक रहे थे एक दूसरे को। तो ये कैसी राजनीति है, कैसा विचारधारा है कांग्रेस पार्टी का, कि जो जानता है कि हमारे खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ किया, और इसके बावजूद भी आप जाकर गठबंधन और गठबंधन की धर्म को आप निभा रहे हैं। क्या धर्म यही कहता है कि अधर्मी को भी धर्म की पाठ पढ़ाएं? आज उसी का परिणाम है कि अब दिल्ली में चुनाव आ गया, और हरियाणा का चुनाव का जिक्र आपने किया राय साहब। हरियाणा के चुनाव में भी ये लोग आपस में मिलना चाह रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का तो कोई ईमान धर्म ही नहीं रह गया है। केवल सत्ता पाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल हो चाहे दूसरी पार्टियां उसके साथ गठबंधन करे, और किसी भी तरीका से बिना किसी विचारधारा का, जिस तरह से किसी नदी का 2 तट होता है, तो एक तट कांग्रेस की है, दूसरी तट आम आदमी पार्टी की है, लेकिन ये दोनों तट कभी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में एक हो जाते हैं, कभी हरियाणा के चुनाव के लिए एक होने के तैयार हो जाते हैं।
क्या यही गठबंधन का धर्म है? क्या यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है? अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल खुद पूछना चाहता हूं कि आदरणीय आप बताएं कि क्या दिल्ली के चुनाव में भी आप गठबंधन के फिराक में हैं कि यहां भी आपको 5-7 सीट कांग्रेस को मिल जाए, कुछ दया कर दे अरविंद केजरीवाल? आप इस चक्कर में हैं? तो ये जनता, दिल्ली की जनता ने, पूरी देश की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, एक क्षेत्रीय पार्टी पर आप इस तरह से, बिना सिर पैर वाली पार्टी जिसका कोई विचारधारा नहीं, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट करप्शन के साथ ये दिल्ली की सत्ता में आए, और ये हमेशा एक इनके पास लिस्ट हुआ करता था अरविंद केजरीवाल के पास में, उसमें सभी नेताओं का नाम ये लेते थे कि मैं इनको जेल में बंद करूंगा, लेकिन खुद जेल के अंदर चले गए शराब घोटाले में। और जेल पे जाने के बावजूद भी ये कांग्रेस की कैसी विचारधारा है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए आप बड़े बड़ी सभाएं करते फिर रहे थे, और 4-3 का खेल खेलकर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीका से सत्ता में नहीं आने देने के लिए आपने पूरी ताकत लगा लिया। आपका सवाल त्यागी जी समझ गए हैं, अब उनका जवाब भी सुन लीजिए उनका जवाब, फिर सत्येंद्र जी से भी, डॉक्टर सत्येंद्र से भी बात करेंगे। जी 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 हाँ, त्यागी जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं राय साहब ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो मैं पहले कह चुका इसका उत्तर, जो पांडे जी ने सवाल किया मेरे से, कि कई बार गठबंधन धर्म में कुछ मजबूरियां होती हैं। दूसरी बात ये मैंने कहा कि बड़े राक्षस को मारने के लिए सरकार बनाना मजबूरियां होती है। मजबूरियां क्या होता है? आप सरकार बनाना चाहते हैं, ये मजबूरियां आपकी है। पांडे जी मैं चुप रहा था ना, अब सुनिए ना, उत्तर बता तो रहा हूँ। ऐसा है कि अगर बीजेपी की बात है या मोदी जी की बात है, पहली बात तो मैंने आपको उसका उत्तर दे चुका कि बड़े राक्षस को मारने के लिए एक ऐसा राक्षस जिसने इनको बीजेपी को ने खत्म कर दिया, जो बीजेपी 2014 में राक्षस जो शब्द का आप यूज कर रहे हैं, क्या जिस प्रकार से अभी आप अमेरिका की बात चल रही थी, राक्षस कौन है? राक्षस वो है जो देश के खिलाफ, जो धर्म के खिलाफ काम करता है। तो आज के डेट में तो कांग्रेस सबसे बड़ा राक्षस है। पांडे जी मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए ना, मैं भी चुप रहा था ना, मैं आपके शब्दों पर आ रहा हूँ। राक्षस तो आज देश में रावण कौन है? अगर कोई पूछता है देश का, जो अमेरिका में जाकर भारत की थू करा रहा है, उसको हम राक्षस बोलते हैं। पांडे जी सुन तो लीजिए, आप सुन नहीं, आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो मैं क्या सुनूंगा? आप ये बताइए कि आज के डेट में राक्षस और रावण कौन कर रहा है? आज के डेट में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जाकर अमेरिका में अपने घर की तारीफ करते घूम रहे हैं। पांडे जी ऐसे राक्षस नेताओं को, पांडे जी बात बोलना ना, करते जा रहे हैं। जब मैं बोल दूंगा मेरे बात बोलना ना आप जरा, मैंने भी पूरी बात सुनी ना आपकी, हमने भी सुनी। नहीं तो आप शब्द ठीक बोलिए ना, सब ऐसा बोल रहे हैं। राक्षस कौन है आज के डेट में? पांडे जी अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। किसी को राक्षस नहीं कह रहे हैं। जी जी पांडे जी अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। जी 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 मैं चलिए मैं बोलता हूं अपनी बात को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बीजेपी की बात करिए है तो बीजेपी 2016 के लास्ट तक 17 तक थी, उसके बाद बीजेपी नहीं है, मोदी सरकार है। इसके बाद अभी आपको किसने क्या ये जो सिंबल है बीजेपी का, मोदी सरकार लगा हुआ है बैकड्रॉप पर, क्या सिंबल बदल गया? क्या सिंबल बदल गया? मोदी सरकार इसलिए बोलते हैं। सुनना तो जाए पांडे जी एक बार इनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा, आप लगातार अपनी बात कहिएगा, वरना आपकी बात भी लोग नहीं सुन पाएंगे, इनकी बात भी नहीं सुन पाएंगे। त्यागी साहब को एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक बार सत्येंद्र जी को भी सुन लेंगे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद आपके पास फोरम होगा, आप इत्मीनान से अपनी बात रखिएगा। त्यागी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी चुनाव में 124 व्यक्तियों को मोदी जी ने टिकट दिया अपनी पार्टी से लोकसभा में, जिसका आरएसएस ने भी विरोध किया कि ऐसे क्यों दे रहे हैं। सबको, विरोधी पार्टी को जो भी तो आदमी था उन्हें तोड़ तोड़ के लाए, जो मजबूत लोग थे उन्हें अपनी पार्टी में एमपी बना रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, या उनको चुप खड़ा कर रहे हैं उनको अपनी पार्टी में लाकर। जो भी भ्रष्टाचार करता है वो बीजेपी में चला गया तो सारे पाप धुल जाते हैं। रही मिलने की बात कि किससे क्या मिलते हैं, क्या बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनाई? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं बनाई? क्या नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया? नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा? नीतीश कुमार के सरकार नहीं बनाई? तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू को क्या कहा, जेल में भेजा? क्या उनके साथ सरकार नहीं बनाई? ये गठबंधन की बात है, किससे नहीं बनाई बताइए? शिवसेना से नहीं बनाई क्या? कौन सी पार्टी से नहीं बनाई? पूरे, क्या ममता बनर्जी इनके साथ नहीं थी कभी?
किसी भी पार्टी को लीजिए, तो ये गठबंधन, ये समय की जरूरत होती है कि इन्होंने मजबूरी में कि, लेकिन इन्होंने, मोदी जी ने वो हाल कर दिया देश का कि ऐसा पहले बीजेपी की सरकार थी उसने भी नहीं किया, किसी भी विरोधी सरकार ने, कांग्रेस की विरोधी सरकार ने भी नहीं किया। वहां एक दायरा होता था, सम्मान होता था। असली बात जो मैं बता रहा हूं वो ये है। रही केजरीवाल की बात, केजरीवाल का हम विरोध करते हैं, लेकिन कई बार गठबंधन धर्म के तहत ये करना पड़ता है। जब दूसरे पार्टी गठबंधन में दूसरी पार्टियां, उनका दबाव आया कि उन्होंने इनको रोकने के लिए क्या करें, क्योंकि इन्होंने देश में वो तानाशाही पहना दी कि इन्होंने हिटलर को फेल कर दिया मोदी जी ने। तो उस परिप्रेक्ष्य में इनको ये करना पड़ा। आपने खुद कहा पांडे जी कि कांग्रेस ने ही केस किया था ये केजरीवाल पे, शराब घोटाले का कांग्रेस ने केस किया था। तो कांग्रेस आज भी इससे अलग है, आज भी कह रही है कांग्रेस ने कभी इनको ऐसा समर्थन नहीं करा है। अब वो कई बार मजबूरी हो जाती है, मजबूरी गठबंधन दल की है, जब प्रेशर डाला। अभी आप हरियाणा के बारे में कह रहे हैं, हरियाणा की हमारी प्रोसेस मैक्सिमम पूरी हो चुकी थी, तो अब कहीं ना आई। तो आप भी समझते हैं, राजनीति जानते हैं कि राहुल जी ने लास्ट में कहा भाई देख लो संभावनाएं, बस उन्होंने इस तरह कहा, उन्होंने ये करने के नहीं बोला। इसके बाद भी संभावना नहीं बनी। और मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाता हरियाणा में केजरीवाल के साथ, तो केजरीवाल शायद जेल से बाहर नहीं आते, अभी भी शायद अभी भी जेल से नहीं आते। तो मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस जो है, इशारों में कांग्रेस सही तो सही। त्यागी साहब, अब डॉक्टर सतेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है और आप मजबूरी कई लोगों की आप बता गए, हम इनसे भी समझ लेते हैं डॉक्टर सतेंद्र कुमार से। डॉक्टर सतेंद्र कुमार, जरा बताइए कि ये जो इस्तीफे का दांव खेला है केजरीवाल साहब ने, वो उनकी मजबूरी है कि उनके पास बतौर मुख्यमंत्री कुछ काम नहीं कर सकते थे, या उनकी एक तिकड़म है कि जो इमोशनल कार्ड वो खेलना चाह रहे थे उसका फायदा नहीं मिल पाया, किसी तरीके लोकसभा चुनाव में वो बात नहीं चली, जैसा पांडे जी ने कहा कि वोट जेल का जवाब वोट से दो, वो वोट उनको नहीं मिले। तो क्या लग रहा है आपको डॉक्टर सतेंद्र कुमार? ये प्योर तिक्रम है वात्सल्य जी। मैं दो बातें कहूंगा। राजनीति में पब्लिक परसेप्शन होता है और शासन में नियम कानून होता है। राजनीति और प्रशासन दोनों साथ साथ है। जब ही इन पर आरोप लगा और ये जेल चले गए बगैर इस्तीफा दिए हुए, ये नैतिक हीनता का प्रकाष्ठा है। ये देश में अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के द्वारा ये किया गया। और ये नियम कानून का धज्जी उड़ाना है कि जेल में भारत सरकार ने रखी, वहां पर स्टेट के जिम्मे होम मिनिस्ट्री नहीं है, वहां की पुलिस व्यवस्था, होम मिनिस्ट्री भारत सरकार के जिम्मे है। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि किसी भी वैसे व्यक्ति को जेल में न रखा जाए जो संवैधानिक पद पर है, उसको पहले डिसमिस किया जाए। भारत सरकार के अंदर इतनी शक्तियां निहित है जनता द्वारा संविधान प्रदत्त कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता था, तो पहले डिसमिस किया जाना चाहिए था। लेकिन इस देश में गजीब स्थिति है, पिछले कुछ दिनों से नए नैतिकता का कोई तकाजा रखा जा रहा है। राजनीति में जो पब्लिक परसेप्शन के लिए जो नैतिकता होती है, डॉक्टर साहब, जो हो सकता था डॉक्टर साहब वो नहीं हुआ। लेकिन आज की बात यह, थोड़ी देर पहले मैंने सुनवाया, वो ऐलान कर चुके हैं मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा क्यों हो रहा है? हाँ, हम बात आज उस पर कर रहे हैं कि मेरी पूरी बात सुनिए, स्पष्ट हो जाएगा। तो ये खेला है। अब ये जो गेम चले हैं, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन झारखंड के साथ नवंबर में चुनाव करा दे। अरे भैया, क्या तरीका है? इलेक्शन कमीशन कोनो पॉलिटिकल पार्टी है? आप स्पोक्समैन की तरह बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप पहले विधानसभा भंग करो, मंत्रिमंडल है वो बैठे, विधानसभा भंग करें, उसके बाद में बात करें इलेक्शन कमीशन से कि चुनाव किया जाए। ये भी एक माने इलेक्शन कमीशन को भी सामने करके पब्लिक को मूर्ख बनाने की कोशिश है। ये सब गलत परंपराएं केवल की जा रही है। अगर आपको चाहते हैं कि चुनाव हो तो पहले इस्तीफा दिलवाइए, इलेक्शन कमीशन सुविधा के अनुसार अपना इलेक्शन करवाएगी।
तो ये सब तिकड़मबाजी है पब्लिक को ठगने की, और कुछ नहीं है। चूंकि ये बैठ नहीं सकते हैं, कानूनी स्थिति है, कोर्ट द्वारा जो ये मिला हुआ है इंस्ट्रक्शन, उसके अनुसार ये ऑफिस में जा नहीं सकते हैं। क्योंकि सरकार तो नेग्लेक्ट कर रही है, लेकिन कोर्ट नेग्लेक्ट नहीं कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो स्थिति है, उसके अनुसार कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है बेल देने के पहले कि आप ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, ऑफिस में बैठने लायक आप नहीं है जिस पोजीशन में है, क्योंकि अंडर कस्टडी आप कानून के कस्टडी में हैं। आप एज ए चीफ मिनिस्टर वर्क नहीं कर सकते हैं। आप भले नाम के रहें, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक, मेरे ख्याल से जो दिल्ली की समझदार पब्लिक है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, इन बातों को समझ रही होगी और आने वाले समय में उसी के अनुकूल सब लोगों को जवाब देगी। ये जो तिकड़मबाजी किया जा रहा है, एक रास्ता बना करके छल किया जो जा रहा है आम लोगों से, कानून को सामने रख करके, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब पांडे जी से भी समझ लेते हैं, शायद वो कुछ कहना चाह रहे थे जब त्यागी जी बोल रहे थे। तो पांडे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। देखिए, इस विषय पर मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीका से चाहती है कि कहीं भी गठजोड़ करके पहले केंद्र की सत्ता लेना चाहती थी। केंद्र का सत्ता का जवाब मिल गया सामने। अब ये लोग चाहते हैं, अब बताइए, जिसकी सरकार, शीला दीक्षित की सरकार इतने वर्षों तक दिल्ली में राज किया, और इसी से उपजे हुए, एक तरह से कहें कि भ्रष्टाचार का उपज, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई और सत्ता में आए। तो उपज तो इन्हीं का है, इस भ्रष्टाचार का खत्म करने के लिए आए हुए थे। और इसके बावजूद भी फिर उन्हीं भ्रष्टाचारियों से, जिसको कहते थे 4-3 का खेल खेले कि किसी भी तरीका से सत्ता मिले। और अभी भी कांग्रेस के लोग, जहां तक से माननीय कह रहे थे कि त्यागी साहब की गठबंधन एक हमारी मजबूरी हो जाती है। मजबूरी क्या है? मजबूरी यही था ना कि सत्ता मिल जाए, दिल्ली में हम जीत कर आ जाए, 4 पर हम जीते और 3 पर तुम जीतो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, त्यागी साहब ने, आपने जो गठबंधन किए हैं, जिस तरह से पीडीपी के साथ, एनसी के साथ और तमाम पार्टियों के साथ, अजीत पवार के साथ, इन्होंने ये भी गिनती गिनाई थी। तो अगर मान लीजिए, अगर आप मैं उस विषय पर सर आ रहा हूं, इन्होंने गिनती गिनाया, लेकिन गठबंधन की चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज का मुख्य विषय है, क्योंकि बार बार मतांतरण हो जा रहा है। कभी हम मोदी जी के बारे में बहस कर रहे हैं, कभी हम गठबंधन पर बहस कर रहे हैं। मुद्दा आज का केजरीवाल है। केजरीवाल साहब ने क्या इस्तीफा मजबूरी में दिया, या उनकी इसके कोई मंशा है, राजनीतिक दाव है, तिकड़म है, कुछ फायदा लेना चाहते हैं, क्या बात है? उसको डिकोड करने के लिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पांडे साहब। अरविंद केजरीवाल मौकापरस्त आदमी हैं। उन्होंने कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति को एक तरह से नई दिशा देने के लिए उन्होंने सोचा कि हम इस्तीफा देंगे तो हमारे सपोर्ट में एक मोरल सपोर्ट लोगों को मिलेगा कि देखो कैसा मुख्यमंत्री है कि बाहर निकला जमानत पर और इसके बाद तुरंत जो है इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसको कुर्सी प्यारा नहीं है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे लिए कुर्सी कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर ये चुनाव नजदीक नहीं होता, मान लो 2 साल समय होता, 3 साल समय होता, तो क्या अरविंद जी इस्तीफा दे देते? मुझे तो नहीं लगता कि इस्तीफा देते। ये लड़ते कोर्ट में, कहते कि नहीं जी, जब तक अरविंद जी ने उसका जवाब दिया कि 49 दिन सरकार चला के वो इस्तीफा दे चुके हैं, कोई चपरासी की कुर्सी भी नहीं छोड़ता। वो आज ही उन्होंने बोला है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि जिस समय वो इनकम टैक्स के अधिकारी थे तो वहां भी बने रह सकते थे, मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने कुर्सी छोड़ी। मैं उनकी बातें इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि सर, कुर्सी उन्होंने मजबूरी में छोड़ा। कुर्सी उन्होंने मजबूरी में छोड़ा, लोगों को सिंपैथी वोट लेने के लिए छोड़ा। कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ा कि जी हम बहुत अच्छे हैं, जी हमें जनता जीत कर। अभी जब आप इतना ही अच्छे थे तो आपने जेल जाते समय क्यों इस्तीफा नहीं दिए? प्रश्न तो ये उठता है ना। अब 4 महीने चुनाव बच गया है तो एक नया ड्रामा रचते हुए, ये ड्रामा तो शुरू से करते हैं। जिस दिन से इन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था, इन्होंने क्या कहा था? मैं 2-3 लाइन आपको दोहराता हूं। हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, हम कोई बंगला नहीं लेंगे, इन्होंने कहा था ना। क्या इन्होंने गाड़ी नहीं लिया? क्या इन्होंने बंगला नहीं लिया? या इनके विधायक क्या गाड़ी नहीं लिए?
या विधायकों को फैसिलिटी नहीं मिला, तो ये सब चीजें कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और ये राजनीति के जिस प्रकार से आपने कहा कि 11 की टीम बनेगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखेंगे, तो ये तो चर्चा में आने के लिए मोदी जी के खिलाफ में वहां भी गए थे लोगों के बीच में चर्चा आने के लिए कि बहुत बड़ा हम खिलाड़ी है बनारस में चुनाव लड़ने के लिए। तो देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता मानती है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल एक बड़ा पाखंडी और एक बड़ा, जिस तरह से लालू यादव बिहार में करते थे रजी ड्रामा, उसी तरह से एक ड्रामेबाज के रूप में दिल्ली के पूरी ड्रामा हिस्ट्री का जो आज 15 साल से जो चल रहा है, अरविंद केजरीवाल का 2014 से 2024 चल रहा है, 10 साल से जो सरकारें चला रहे हैं, अब आगे भी चाहते हैं कि 5 साल ऐसे ही ड्रामा करके करें। कभी इस्तीफा का ड्रामा करके नौटंकी करके कि हमने 49 दिन की सरकार चलाया और देखो मैं अभी आया, मैं अभी भी जनता के बीच जाऊंगा। जनता तो आपको पहले जवाब दे चुकी है, पहले भी आपको कहा कि लोकसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जवाब मिल गया है। आप कह चुके हैं, ये बात आप कह चुके हैं त्यागी जी। आप भी कह रहे हैं, पांडे जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने भी कहा है। तो अब यहां से आगे, क्योंकि आप भी लगातार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं, नजर आपकी रहती है, कभी आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ रहते हैं, वो आपने एक्सप्लेन किया क्यों रहते हैं, कभी दूर से खिलाफ रहते हैं। सर एक बात और कहना चाहूंगा, इन्होंने पहले कहे थे कि मेरे परिवार से कोई राजनीति करने नहीं आएगा, और आपने देखा होगा कि अपनी धर्मपत्नी को भी इन्होंने आगे लाने से कसर नहीं छोड़ा। उनको भी एक तरह से टेस्ट कर लिया कि क्या हमारी बीवी को, हमारी धर्मपत्नी को दिल्ली के लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कहना कुछ और होता, कथनी और करने में बहुत अंतर अरविंद केजरीवाल जी का। जहां तक अभी जानकारी है, उनकी पत्नी अभी राजनीति में ऑफिशियली नहीं है पांडे जी। सर पत्नी को प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था ना, मैं प्लेटफॉर्म की बात कह रहा हूँ। देखिए प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया अरविंद जी के जाने के बाद में। सर अरविंद जी के जाने के बाद में कई जगह देश में रामलीला खेली जा रही है। उन्होंने तो आज ये कहा कि 14 साल के वनवास से जब भगवान राम आए तो सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, मैं भी अग्नि परीक्षा दे रहा हूं। तो उससे आप उनको राम से तुलना या सीता माता से आप उनकी तुलना नहीं करने लग जाएंगे। आप उनके बयानों को नहीं पकड़ के, बयान में तो वो खुद को कट्टर ईमानदार भी बता रहे हैं, लेकिन वो कट्टर ईमानदार है या नहीं है, कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान। अगर बेईमान की दृष्टि में आएगा, विश्व में कोई रिकॉर्ड होगा तो कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट, जिसके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम विधायक जिस क्या नाम है, जिस सरकार के सारे लोग जेल में हो, क्या उसको आप कट्टर कहेंगे? कट्टर वर्ड वही कहता है, जैसे आप इंडियन है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं भारतीय हूँ। कोई नेपाल से आएगा तो वो यहाँ का अगर वासी बन गया तो कहेगा मैं भारतीय हूँ, लेकिन भारतीय को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो कट्टर व्यक्ति, जो कट्टर वर्ड है ना, ये कट्टर झूठ का, कट्टर फ्रेब का वर्ड है। ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैं कट्टर हूँ। कट्टर शब्द क्या होता है? ऑनेस्ट तो हमने इंग्लिश में सुना है, लेकिन ये कट्टर शब्द क्या होता है? कट्टर तो कोई शब्द नहीं है। तो जितने बेईमान, जितने चोर। डॉक्टर सत्येंद्र जी, मैं सवाल तो पूछने वाला था त्यागी जी से, लेकिन पांडे जी ने क्योंकि बीच में ही उस सवाल में इंटरप्ट किया, मतलब अपनी बात को रखने के लिए ही, और बहुत सारी बातें कर दी, तो मैं त्यागी जी के पास बाद में लौटूंगा। पहले मैं आपसे जान लेता हूं, एक तरफ शैलेंद्र पांडे साहब के तमाम सारे आरोप हैं जो उन्होंने रखे, उनकी शब्दावली पर भी है, वो कट्टर कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग केजरीवाल जी के मुंह में कोई शब्द नहीं डाल सकते। उन्हें जो शब्दावली इस्तेमाल करनी है, जिन सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, वो खुद करेंगे। पांडे जी का कहना है कि वो भ्रष्टतम व्यक्ति हैं, कट्टर, वो अपने आप को ईमानदार बताते हैं, और ये बताते हैं, इन्होंने पूरा गिना दिया कि कौन कौन से मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सब जेल गए। दूसरी तरफ इन लोगों का कहना है, और तमाम सारे लोग, कांग्रेस के लोग भी, बाकी लोग भी, राहुल गांधी तो अमेरिका में जाकर कह के आए कि एजेंसीज का दुरुपयोग करके वो तमाम सारे नेता जो आपके विरोधी हैं उनको फ्रेम किया जाता है। तो ये बात कैसे पता चलेगी कि केजरीवाल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है? आप एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं, आप जरा तस्वीर क्लियर कीजिए, फिर त्यागी साहब से बात करेंगे, और पांडे जी कुछ कहना चाहेंगे तो इनकी बात को भी समझा जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष हैं। आप न्यायालय है नहीं, आप उस स्थिति में है नहीं कि आप कह सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है। और अभी जैसा उनकी पार्टी का बार बार दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है, केजरीवाल साहब का दावा है कि उनका बैंक अकाउंट खाली है, उनकी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है, कोई बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। तो आप बिना, जब तक वो दोषी है तब तक उनको दोषी ठहरा देना भी कितना सही है, ये आप डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे।
बताइए डॉक्टर साहब। एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि बैंक खाली है। पांडे जी आपको मौका मिलेगा। आप अगर हर बात के बीच में अगर आप ही बोलेंगे तो ये दो लोग केवल दर्शक रह जाएंगे। इनको भी अपनी बात कहने दीजिए। आपको पूरा मौका मिल रहा है। आपको पूरा मौका मिल रहा है सर। आप अपनी बात कह दीजिएगा, लेकिन पहले जरा ये इनको जवाब देने दीजिए। डॉक्टर साहब आप बताइए। आपकी बात का जवाब दे उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा वात्सल जी। केजरीवाल जी का मैंने स्टेटमेंट पब्लिक के बीच में जो उन्होंने आज दिया, जो आपने दिखाया क्लिप में, ध्यान से सुना। उन्होंने एक बात कही कि अपने वकीलों से मैंने पूछा, जानना चाहा, ये बहुत लंबा चलेगा केस, कब छूटने का मौका मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। यानी पहले एक उम्मीद था कि शायद बहुत जल्दी आ जाएंगे बाहर, तो एज ए चीफ मिनिस्टर काम करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन अब निराश हो गए हैं। जब निराश हो गए तब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। उनको अब ये विश्वास हो गया कि अब मैं एज ए चीफ मिनिस्टर काम करने वाला नहीं लग रहा हूं भविष्य में, इसलिए वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने ये कहा था डॉक्टर साहब, बयान में आपका रिपीट कर देता हूं उनका। उन्होंने ये कहा था कि मैंने वकीलों से पूछा कि कब तक फैसला हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आरोप से बरी हो जाता तभी मैं कुर्सी पर आना चाहता था। तो वकीलों ने कहा कि 10 साल 15 साल लग जाएंगे, इसलिए अब मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब वो बरी हो जाएंगे तब आएंगे। मैं यही बात कर रहा हूँ वात्सल जी कि वकीलों से उन्होंने पूछा जिसमें समय का कोई निश्चित निर्धारण नहीं है। तो इस बीच में क्योंकि एज ए चीफ मिनिस्टर कोई फंक्शन न कर रहा है तो कोई काम दिल्ली का नहीं हो रहा है। जब चीफ मिनिस्टर जेल में है, कोई साइन नहीं कर सकता है, ऑफिस में नहीं जा सकता है, कोई ये फाइल डील नहीं कर सकता है, तो कोई काम नहीं होगा, कोई काम हो नहीं रहा है। इस बीच में दे दिया कि उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था, कोई साइन नहीं करते थे, और जहां एलजी साइन कर देंगे या एलजी चाहेंगे तो कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है, वो साइन कर सकते हैं। उनकी पार्टी इस पर भी दलील दे चुकी है। डॉक्टर साहब, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, अगर आप उसके बाद डाल सकें तो अच्छा रहेगा। एलजी करेंगे ना, ये नहीं करेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि फुल फ्लेजेड कोई हो जाए चीफ मिनिस्टर, ताकि वर्किंग हो। अब इनको समझ में आया है कि मेरे इस्तिकरामबाजी से काम नहीं चलेगा, कोई फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर हो तो काम करे। अपना ये राजनीति करने के लिए अपना जो फैलाना है फैलाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चूंकि नहीं है, इसलिए किसी को देना चाहते हो, पत्नी को दे या जिसको दे, अपने किसी कॉन्फिडेंस के आदमी के। लेकिन अब वो पावर आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या? मेरा प्रश्न आपसे ये था कि एक तरफ के आरोप हैं, दूसरी तरफ के आरोप हैं। जब तक आदमी दोषी अदालत से तय ना हो जाए, आप उसको कैसे किसी तरह से दोषी किसी को भी कह सकते हैं? क्योंकि एक तरफ विरोधियों के दुरुपयोग का आरोप है कि आप सारे विरोधियों को जेल भेज रहे हैं, दूसरी तरफ बेईमानी का आरोप है। तो इसके बीच की लाइन भी तो कोई होगी। जो केजरीवाल के सपोर्टर होंगे, सवाल तो उनके भी होंगे कि हमारे नेता को फ्रेम किया गया है। नहीं, सवाल का जवाब भी केजरीवाल जी दे रहे हैं कि पब्लिक जब पुनः चुन करके सत्ता में भेज देगी तो मैं बनूंगा। यानी पब्लिक निर्णय करेगी, इसका निर्णय पब्लिक करेगी उनके शब्दों में, है ना। लेकिन कोर्ट का तो काम चलते ही रहेगा, फिर पब्लिक भेजेगी। देखिए क्या होता है, कोर्ट जब तक निर्णय नहीं करेगा तब तक कैसे होगा। जी बिल्कुल। और आरोप लगते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा पॉलिटिक्स में, राजनीति में पब्लिक परसेप्शन होता है। शास्त्री जी पर कोई आरोप नहीं लगा, रेल मंत्री थे, वो दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत लोगों ने देश में दिया है। 60 साल पहले भारत की स्थिति बहुत अलग थी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। 60 साल में भारत बहुत बदल गया है। शास्त्री जी कल परसों में नेता नहीं थे। बाकी अगर इस तरह का हम एग्जाम्पल देंगे तो वैसे भी हम लोग 50 मिनट चर्चा कर चुके हैं, बहुत लंबी होती जाएगी। संक्षेप में मैं त्यागी साहब से पूछ लेता हूं कि पब्लिक परसेप्शन, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने पब्लिक परसेप्शन की बात की, आप संक्षेप में बताइए आपको क्या लग रहा है? देखिए, पब्लिक परसेप्शन केजरीवाल के खिलाफ है। पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इनको बेल दी है वो इस बिना पे दी है कि आप कोई काम नहीं करेंगे।
काम नहीं करेंगे तो सिर्फ सुविधा ही तो भोगेंगे ना ये सिर्फ, और चुनाव नजदीक है तो उन्होंने सोचा चलो मजबूरी है, अब क्या करें, कोई रास्ता नहीं बचा तो इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफे में शायद 99% अपनी पत्नी को ये चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। दूसरी बात, केजरीवाल जो है एक शातिर, घाघ, बेईमान आदमी है, और इसको अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो इस देश में 2014 में एक मदारी आया, एक जादूगर आया, और उसने जनता को, दोनों ने उसको उलझा के रखा है। एक ने सेंटर में उलझा के रखा है, एक ने दिल्ली में उलझा के रखा है। यही इसका अंतिम निष्कर्ष है। लेकिन एक बात मैं आखिर में कहूंगा अपनी, कि भगवान भी कुछ देखता है। ये पिछले जन्मों के कुछ कर्म होते हैं। जब देखिए मोदी जी ने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ बड़ी तपस्या जरूर करी होगी, जो सीधे चीफ मिनिस्टर बने, सीधे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कोष जो है वो खाली हो चुका है अच्छे कर्मों का। केजरीवाल का भी मेरे हिसाब से कोष जो है खाली हो चुका है। जो उन्होंने उसको जो बैंक बैलेंस था पिछले जन्मों का तपस्या का, उनका खत्म हो चुका है। अब इन दोनों का जाने का समय हो गया है। अब दिन गिनते रहिए दोनों के, कब ये जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं इन सबसे अलग, कि केजरीवाल जी ने दिल्ली को नरक बना दिया, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली रहने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये शातिरपने से बात करते हैं। जो आपने बोला, ये बिल्कुल जो इस्तीफा दे रहे हैं 2 दिन बाद देंगे, या आज तक कभी ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो एकदम अनाउंसमेंट होता है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा, तमाम तरीके से एक तीर से कई शिकार कर दिए। पांडे जी, आपका आखिरी एक कंक्लूडिंग कमेंट संक्षेप में अगर आप बता सकें तो। अभी जिस तरह से त्यागी जी ने कहा, तो मैं यही कहूंगा कि खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, भोजपुरी में कहावत है। जो गुस्से में बिल्ली होती है वो खंभा नोचती है। तो इन्होंने मदारी और सब तो बना दिया, अब कांग्रेस को कुछ मिला ही नहीं तो क्या करें। वो बेचारे ऐसे ही खंभा नोचते घूम रहे हैं कि हमारी कब फिर वापसी होगी। ये पहले भ्रष्ट थे, इनकी भ्रष्टता को मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल दूसरा भ्रष्ट व्यक्ति आया। अंतिम विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, और न ही आम आदमी पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी आएगी और दिल्ली को अच्छा बनाएगी, मैं यही कहूंगा। इससे अलावा मैं और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका लंबा समय हो गया। अभी तो केजरीवाल साहब के नए उनके उत्तराधिकारी आएंगे, उसके बाद चुनाव जब आएगा उस समय देखेंगे कि कौन आता है। ये तो जनता को तय करना है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, अगर 1 मिनट में आप कुछ कह सकें, अपना कंक्लूडिंग कमेंट। मैं यही कहूंगा कि पुनः एक बार देश में नैतिकता स्थापित होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, और जो भी प्रशासन वाले जगह पर बैठे हुए हैं, कानून संवैधानिक जगह पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए बिना नफा नुकसान देखे हुए। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने आदर्श की बात की। डॉक्टर पांडे साहब भी एक ही तीर से कई शिकार कर लेना चाहते हैं, और त्यागी साहब भी। बात थी केजरीवाल साहब की, आपने समझ ही लिया होगा। केजरीवाल साहब 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके इस फैसले को हमारे अलग अलग मेहमान अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, और ये सभी मान रहे हैं कि मजबूरी है और थोड़ी तिकड़म भी है। आप सभी ने इस चर्चा को देखा, सबकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस खास